तो आज का सेशन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर 18। तो आप जानते हैं कि इस टाइम पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें कहीं आपसे चूक ना हो रही हो, और ध्यान दिला रहा हूँ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो हम चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे ये काम कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो देखिए करीब करीब 2 क्वेश्चंस तय हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि यहाँ से एक तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा ही आता है, अक्सर क्वेश्चन आसान आता है यहाँ पर। हालांकि 2019 का जो नीट का पेपर था विच वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी इजी पेपर, उसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक्सटेंशन में था, जहाँ उन्होंने आपको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दी हुई थी, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी, और स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए शायद कार्डियक आउटपुट दिया हुआ था और आपको हार्ट रेट निकालना था। तो आपको 2-3 चीज़ें इकट्ठी करनी थी कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कार्डियक आउटपुट को स्ट्रोक वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको हार्ट रेट मिलेगा। सो दैट मीन्स दैट वाज एन एक्सटेंशन। सो इट हैपन समटाइम्स, बट नॉर्मली स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है बच्चों को, ये चैप्टर काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं, एंड देयरफॉर दिस शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ब्लड से बनता है। तो मतलब जो एक क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर बार किस पे आता है, ब्लड पे। ये करीब करीब पक्का क्वेश्चन है। तो ब्लड पे अब आपसे पूछते क्या क्या है, देखिए ध्यान से। तो ब्लड में आपसे पूछेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड क्यों कहा? तो आपने कहा कि इसमें जो प्लाज्मा है, इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, इसलिए आपने कहा। फिर वो आपसे प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करना, ग्लोबुलिन्स का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट कैरियर और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं, फिब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस आफ्टर एन इंजरी, ये काम है किसका? तो इसका मतलब हमने कहा कि सबसे कॉमन एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स पर है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप जानते हैं 45% होते हैं ब्लड के, 55% प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल है। सो एनीथिंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, और जनरली आपको सारे ही आते होंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराता हूँ। मान लीजिए वो आपसे पूछे कि इन देयर अकरेंस, इन देयर नंबर, वो अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आरबीसी आएगा, सबसे कॉमन है, उसके बाद प्लेटलेट्स आएंगे, फिर डब्ल्यूबीसीज आएंगे। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आया? आपसे है ना, ये पूछ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कितनी है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आपसे ये पूछ सकते हैं आरबीसी काउंट कितना है। आपसे ये पूछ सकते हैं आरबीसी का फंक्शन क्या है। एक बड़ा प्रिय क्वेश्चन है बच्चों का कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है, मैच्योर आरबीसी की। मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। और आप सबका फेवरेट के जो ग्रेवयार्ड है मैच्योर आरबीसी का, वो स्प्लीन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपसे कहा, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन आएगा डब्ल्यूबीसी से। सो आरबीसी की जगह ये क्वेश्चन किस पे आ सकता है? डब्ल्यूबीसी पे आ सकता है। तो देखिए बड़े फैक्चुअल से क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी में आपसे पूछेंगे कि 2 तरह के कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, जिसे ईओसिनोफिल भी कहते हैं, बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। आपसे इनके फंक्शंस पूछ सकते हैं। न्यूट्रोफिल को खासतौर पे पीएमएनएल क्यों कहा जाता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, हालांकि सब ग्रेनुलोसाइट्स को कहना चाहिए। सबसे कॉमन कौन सा है? न्यूट्रोफिल। रेयरेस्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, हिस्टामिन और हेपेरिन सिक्रीट करता है ब्लड में, यही काम मास्ट सेल टिश्यू में करता है, आप जानते हैं। तो ये बड़े स्टीरियोटाइप्ड क्वेश्चंस हैं।
एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या बढ़ता है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। मोनोसाइट्स ब्लड से बाहर निकल के डिफरेंशिएट होते हैं, खासतौर पे जैसे आपने देखा होगा एरियोला टिश्यू के डायग्राम में, दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मैक्रोफेजेस। फिर मैक्रोफेजेस क्या है, फैगोसाइटिक। तो आप जानते हैं मोनोसाइट जो कि मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट होते हैं और न्यूट्रोफिल दोनों क्या है, फैगोसाइटिक। तो ये मैंने आपको एक जस्ट एक ब्रॉड आउटलाइन दी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मास्टर क्लास में मैंने एक और क्वेश्चन आपको इस तरह का डाला है जिसमें एक WBC का डायग्राम दिया हुआ और आपसे आइडेंटिफाई करने को कहा है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा सेल है, काफ़ी बड़ा सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल्स है नहीं, और वो जो न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड है। तो बीन शेप्ड है या किडनी शेप्ड है, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसाइट का। सो आपको ये पहचानने भी आने चाहिए कि 2 to 7 लोब्ड क्या हो सकता है, न्यूट्रोफिल हो सकता है, मोनोसाइट जैसा मैंने बताया। लिम्फोसाइट में सिंगल सर्कुलर या स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और साइटोप्लाज्म में क्या होती है, जो साइटोप्लाज्म किस में है, पेरिफ्री में। इस तरह के क्वेश्चन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर कोई फोटोग्राफ आ जाए कि ये कौन सा सेल है। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। सो अक्सर हमने देखा है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इरिथ्रोपोएसिस पे पूछा जाता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं कि लिवर और स्प्लीन फीटल लाइफ में आरबीसी बना सकते हैं, लेकिन फीटल लाइफ से ही फिर ये काम बोन मैरो करता है। और आरबीसी जब मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेलीज एक्सट्रूड होती हैं ताकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट कर सके। क्या आप ये भी जानते हैं कि B12 और फोलिक एसिड को मैच्योरेशन फैक्टर कहा जाता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी अगर इस वजह से हो जाए कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के पैराइटल सेल्स डैमेज हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है उसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। सो आई एम राइटिंग वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दिस इज अबाउट पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया B12। तो अगर आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखेंगे, अगर आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखेंगे तो कुछ आरबीसीज आपको इमेच्योर दिखाई देंगे, लार्ज साइज दिखाई देंगे। तभी हमने कहा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा क्योंकि मैच्योरेशन नहीं हुआ इन आरबीसीज का। सो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया का, इसे आपने याद रखना है। तो देखिए हम अपनी NCERT पढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ तो मैंने आपको बताया बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये तो आपने कर ही लिया है। अब आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए, जितने सारे ये सेल्स बने हुए हैं, क्या आप इनको अगर मान लीजिए डायग्राम आ गया तो पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। इसके अलावा देखिए प्लेटलेट्स की जहाँ तक बात आई तो प्लेटलेट्स के बारे में नंबर की कहानी आपको समझ में आ गई कि कितना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेटलेट्स किस सेल के डेरिवेटिव है। तो बोन मैरो में एक सेल है मेगा कैरियोसाइट, उसकी फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बनते हैं। तो एक और कॉमन क्वेश्चन जो हमने देखा वो बोन मैरो में WBC सीरीज का एक सेल जिसे हम कह रहे हैं मेगा कैरियोसाइट, इसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, उम्मीद है आपको ये सारे ही आते होंगे। और कुछ ध्यान मैंने आपको बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ दिलाया जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात बड़े ध्यान से समझिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है, कौन से एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडीज है, डोनर ग्रुप क्या हो सकता है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो अब हम दूसरे टॉपिक पर जब आ रहे हैं ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बाद में, तो मैंने आपसे ये कहा कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप्स पर। तो ब्लड ग्रुप में आपके 2 ब्लड ग्रुप यहां पर दिए हुए हैं, एक आपका ABO सिस्टम और दूसरा RH सिस्टम। ये 2 सिस्टम ऑफ एंटीजेंस दिया हुआ है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए ब्लड ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ एंटीजेंस दैट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो 2 सिस्टम के बारे में आपको इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि इन कंपैटिबिलिटी में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। हालांकि 30 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MN ब्लड ग्रुप भी आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि इसके बारे में देखिए ABO सिस्टम में हम ये कह रहे हैं कि RBC के सरफेस पे एंटीजन होगा, अगर टाइप A है और टाइप B नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप A है।
दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। फिर हमने ये कहा कि अगर ए नहीं है और बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी है, और दोनों एंटीजन है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है, और दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो just a quick revision of the things that you know. How do you know what type of blood is there of a person? तो it depends on the type of the antigen that is present on the surface of RBC. तो देखिए यहाँ पर भी A एंटीजन है, यहाँ पर भी A एंटीजन है। इन दोनों में अंतर क्या है कि मैंने ये कह दिया कि यहाँ B नहीं है। तो अभी आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों लिखा कि A है और B नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ विल बी फाउंड इन प्लाज्मा। तो एक बड़ी अजीब सी अनसॉल्व मिस्ट्री अभी भी चल रही है कि जो एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी मिलेगी प्लाज्मा में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एंटीजन नहीं है, बी नहीं है, तो इसमें एंटी बी एंटीबॉडी मिलेगी। इसमें कौन सा एंटीजन नहीं है, ए नहीं है, तो इसमें एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। इसमें आप देखिए दोनों कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, क्योंकि कौन सा नहीं है, दोनों ही है। तो हमने ये कहा नन, और इसमें हम क्या कह रहे हैं, बोथ एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। तो ये जो आपकी टेबल है ये मैंने आपको समझा दी कि आपने किस तरह से अप्रोच करना है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा किसका ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखवाइए। मैंने कई बारी अपने वीडियोस में भी और कई बारी मास्टर क्लास में भी कई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा लिख लीजिए कि सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट वाइस वर्सा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट वाइस वर्सा। तो देखिए, अगर सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एबीओ सिस्टम में एंटीजन होना किसका होगा, डोनर का, और एंटीबॉडी किसकी होगी, रेसिपिएंट की, तभी सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस चीज़ से बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। और इसीलिए ए बी जिसके पास कोई भी क्या नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है, ये क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। सो मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई, इसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद ब्लड में ही RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात आती है। तो देखिए, RH इनकम्पैटिबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें एक कंडीशन बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कि खुद RH नेगेटिव है और कैरी कर रही है RH पॉजिटिव फीटस, तो आप सब जानते हैं कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट तभी है जब एक RH नेगेटिव मदर इज कैरिंग RH पॉजिटिव फीटस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो ये है कि पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। तो आप ये कहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटल और मैटरनल ब्लड आपस में मिक्स ही नहीं होता। सो द मदर बॉडी इज नॉट एक्सपोज टू द एंटीजन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो वियर एंड टीयर की वजह से वो टाइम है जब फीटल और मैटरनल ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, और उस टाइम पे जो मदर की बॉडी है वो एंटीजन को एक्सपोज होती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि IgG क्लास के हैं। तो इसीलिए अगर सेकेंड या कोई सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, सेकेंड या कोई भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है, उसमें फ़र्क ये होगा कि मदर के पास IgG क्लास की एंटीबॉडीज़ है जो कि फीटस को प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं और फीटस पर पहुंच सकती हैं, और फीटस में जाकर के उसके RBC को क्लम्प करेंगी और उसके बाद हीमोलिसिस होगा। इस वजह से बच्चे को एक तो जॉन्डिस होगा। आप जानते हैं जब RBC टूटता है तो उसमें हीमोग्लोबिन निकलता है, उसके मेटाबॉलिज्म से बिलिरुबिन बनता है जिसकी वजह से जॉन्डिस होगा। एनीमिया होगा क्योंकि RBC काउंट टूट गया है, और एनीमिया होगा तो फीटल किडनी रिलीज करेगी इरिथ्रोपोएटिन, और जो फीटल बोन मैरो है वो तेजी से RBC बनाएगा। तेजी से RBC बनाएगा तो कुछ RBC मैच्योर नहीं हो पाएंगे और वो इमेच्योर रह जाएंगे, और इमेच्योर सेल को आप ब्लास्ट कहते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। तो फीटस के ब्लड में इमेच्योर RBCs आपको दिखाई देंगे। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एक्चुअल नाम है बीमारी का। और एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये बताइए कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। तो हर एक प्रेगनेंसी, हर एक डिलीवरी के टाइम पर द मदर शुड रिसीव anti-RH इम्यूनोग्लोबुलिन। द आइडिया इज कि अगर हमने डिलीवरी के टाइम पर जब मदर एक्सपोज होगी एंटीजन को, उसको anti-RH इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया तो उसके बाद मदर की बॉडी के पहचानने से पहले ही एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर देगी एंटीजन को, एंड इट विल बी एज गुड एज द फर्स्ट प्रेगनेंसी इटसेल्फ, एवरी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए प्लेटलेट्स का रोल ऑफ प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे। रोल ऑफ कैल्शियम, हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, ये आपसे पूछेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, एंटीकोएगुलेंट आप देखिए कई बार यहाँ आपको इतना भी यह पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट्स और साइट्रेट्स भी चिलेट करते हैं कैल्शियम को, तो उनको भी स्टोर्ड ब्लड में मिलाया जा सकता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। हेपेरिन को भी यूज़ किया जा सकता है, वारफेरिन सोडियम को भी यूज़ किया जा सकता है। तो एंटीकोएगुलेंट्स आपको पता होने चाहिए और अंतर पता होना चाहिए एंटीकोएगुलेंट और थ्रोम्बोलिटिक्स में। तो देखिए दो शब्द लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ एंटीकोएगुलेंट्स और दूसरा लिख रहा हूँ थ्रोम्बोलिटिक। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, एंटीकोगुलेंट वो है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, थ्रोम्बोलिटिक वो है जो थ्रोम्बस जो कि इंट्रावास्कुलर क्लॉट है उसको तोड़ देगा। तो यहां पर हेपेरिन आएगा, ये हेपेरिन नहीं है। इसको आप जानते हैं क्लॉट बस्टर क्लास 12 एनसीईआरटी स्ट्रेप्टोकाइनेस, आप जानते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया ये ब्लड से आ सकती हैं। सो ब्लड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और देखिए अब हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, पहले आप देखेंगे ध्यान से। हमने 18.1 ब्लड को कंसीडर किया है, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हमने कहा ब्लड ग्रुप, आरएच और एबीओ सिस्टम, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर बात आएगी लिम्फ की। तो लिम्फ को आपसे देखिए, लिम्फ के बारे में वो कहेंगे कि लिम्फ है क्या, तो आप ये कहेंगे कि जो टिश्यू फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जब वो लिम्फेटिक वेसल्स में घुस जाती है तो उसे लिम्फ कहते हैं। तो वो पूछेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का फ़ायदा क्या है, करता क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक एसेसरी तरीका है जो कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस पहुंचाता है ब्लड में, वन वे सिस्टम है। सो इट इज़ ओनली वन वे सिस्टम, अनलाइक द नॉर्मल वास्कुलर सिस्टम जिसमें आर्टीरियल सिस्टम टिश्यूज तक जा रहा है और वीनस सिस्टम वापस हार्ट तक आ रहा है और बीच में हार्ट है। यहाँ पर लिम्फ में हम कह रहे हैं केवल टिश्यूज से ब्लड की तरफ। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को या टिश्यू फ्लूइड को जैसे ही वापस पहुँचाएंगे, जैसे ही आप लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर कराएंगे तब आप उसे क्या कहेंगे, तब आप उसे क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। और इस लिम्फेटिक वेसल्स, कैपिलरीज वेसल्स और थोरैसिक डक्ट एटसेट्रा, जो बड़े बड़े लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, इन सब को मिलाकर के आप क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस पहुंचा रहे हैं तो हो सकता है इसमें बैक्टीरिया हो सकता है इसमें कैंसर सेल हो, तो कैंसर का मेटास्टेसिस इस तरह से हो सकता है। तो इसीलिए रास्ते में कहीं ना कहीं पे लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यूज का एग्रीगेशन होगा, लिम्फोसाइट्स का एग्रीगेशन होगा, जैसे कि लिम्फ नोड्स होंगे, तो वो इसको फिल्टर करेंगे। तो ब्लड में डालने से पहले इन खतरनाक चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक बात, दो लाइनें मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये देखिए, इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये भी प्लाज्मा का डेरिवेटिव है। मिनरल कंपोजिशन बिल्कुल करीब करीब वैसा है जैसा किसका है, प्लाज्मा का है। देखिए लिम्फ में आरबीसी नहीं होता और प्रोटीन्स कम होते हैं, ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। लिम्फ में हमने क्या कहा, आरबीसी नहीं होता और हमने क्या कहा, प्रोटीन कम होता है। मिनरल कंपोजिशन करीब करीब सेम है अगर आपसे कंपेयर कराएं किससे, प्लाज्मा से। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये रही, exchange of nutrients, gases etc. between the blood and the cell always occur through this fluid. So देखिए सेल और ब्लड के बीच में, देखिए कोई भी कैपिलरी सेल के अंदर नहीं घुसती है, तो ये सेल है और ये ब्लड कैपिलरी है, तो दोनों के बीच में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। सेल जो भी चीज़ छोड़ेगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जहाँ से पिक कौन करेगा, ब्लड, और ब्लड से भी चीज़ पहले किस में आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर किसके अंदर जाएगी, सेल में। तो ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि एक्सचेंज हमेशा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से के थ्रू होगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो पहला पार्ट मैंने इस चैप्टर का किया है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो अगले पार्ट में वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। आई विल ट्राई टू शो यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दैट यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। थैंक यू।
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।